मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना से तबाहाल पाकिस्तानी मईशत के लिए हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें एक मरतबा फिर से कमी कर दी। कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें स्टेट बैंक की तरफ से की जाने वाली ये तीसरी मरतबा कमी है और उसके बाद अब इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% रह गया है। इसके बाद आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी गई और जो इजाफा हुआ 16 माह में होने वाला ये रिकॉर्ड इजाफा था। डॉलर जो है वो आज देखा गया कि उसकी कीमत भी जो है वो कम हो गई है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया जिसके तहत जो बिल्डर्स हैं और तामीरात के शोबे से जुड़े अफराद और जो कंपनीज हैं उनको वो खुसूसी रायतें दी गई हैं एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जिसका ऐलान वजीर आजम पाकिस्तान ने किया था। इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है क्योंकि कोरोना की वजह से मईशत को जो धचका लगा है उसके बाद ये समझा जा रहा था कि ये शोबा और ये ऐलानात, ये रायतें इसको चलाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस सनत को खोलने का ऐलान किया था बल्कि साथ ही साथ इसके लिए एक बड़े मराती पैकेज का ऐलान भी किया था। हमने ये फैसला किया कि जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दूसरी चीज, जो टैक्स है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फिक्स टैक्स कर रहे हैं, उसके बाद जो कम फिक्स टैक्स भी देंगे उस टैक्स में से अगर 100 रुपया है वो टैक्स, तो उसमें से 90 रुपए माफ कर देंगे, हम सिर्फ 10 रुपया टैक्स करेंगे अगर वो कंस्ट्रक्शन नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम यानी कि जो गरीबों के लिए हम घर बनाने की स्कीम कर रहे हैं अगर उसमें करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स सारा माफ कर दिया है सिवाय 2 सेक्टर्स क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर हैं, स्टील और सीमेंट, उनके लिए सिर्फ हमने विद होल्डिंग टैक्स रखा है। और सूबों के साथ मिलके जो सेल्स टैक्स है उनके साथ मिलके वो हम सेल्स टैक्स कम कर रहे हैं। जो भी अपना फैमिली अपना घर बेचना चाहती है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 30 अरब रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए। कंस्ट्रक्शन को हम इंडस्ट्री का स्टेटस दे रहे हैं। आज हुकूमत ने इस हवाले से इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इसके जो खदोखाल सामने आए हैं उसमें बड़ी रायतें हैं जो इस इंडस्ट्री को दी गई हैं और इस इंडस्ट्री को चला सकती हैं और फिर पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सकती हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसके लिए इस ऑर्डिनेंस में जो बातें हैं वो एक तो बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के लिए खुसूसी टैक्स मराहत शामिल हैं। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटेरियल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। फिर साथ ही साथ सर्विसेज की फराहमी पर जो है वो भी उसको भी विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना होगा। नया पाकिस्तान जो हाउसिंग अथॉरिटी है उसके कम लागत के घरों के लिए जो टैक्स है वो 90% तक कम कर दिया गया है। और एक बात वाजे की गई है कि स्कीम का जो इतलाक है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू होने वाले और मौजूदा मंसूबों पर होगा। फिर साथ ही साथ जो आमदनी पर इस्तिस्ना के हवाले से शराइत हैं उनकी भी वजाहत कर दी गई है। एक तो यह कहा गया है कि कैश की सूरत में रकम 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले किसी नए बैंक अकाउंट में जो है वो जमा करानी होगी। और मंसूबे के हवाले से भी वाजे किया गया है कि मंसूबा जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक शुरू किया जाना है और फिर साथ ही साथ 30 सितंबर 2022 तक इसको मुकम्मल भी करना होगा। साथ ही साथ जो आमदनी से इस्तिस्ना के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही थी और उसको एमनेस्टी भी का नाम दिया जा रहा था, उस हवाले से भी वजाहत की गई है कि किन अफराद को और किन एसेट्स को जो है
वो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। एक तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके बेनामीदार और जेर कफालत अफराद जो हैं वो उनको इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। फिर एसेट्स के हवाले से भी वाजे किया गया है कि मुजरमाना फेल से हासिल करदा जो आमदनी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ताखोरी या दहशतगर्दी से जो मुतालिका रकूम होंगी, उन पर भी इस्तिस्ना नहीं होगा। बड़े ऐलानात किए गए हैं। एक तो तामीरात का जो शोबा है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। फिर कंस्ट्रक्शन और लैंड डेवलपिंग के लिए जो प्लांट और मशीनरी दरामद करने के लिए दीगर इंडस्ट्री वाली मराद जो है वो भी इनको हासिल होंगी। और फिर साथ ही साथ ये भी इस ऑर्डिनेंस के अंदर शामिल है कि जायदादों की नीलामी पर जो एडवांस टैक्स है वो 10% से कम करके 5% कर दिया गया है। बड़े ऐलानात हैं, बड़ी रायतें हैं इस इंडस्ट्री के लिए। क्या ये रियायतें जो है वो इस इंडस्ट्री को चलाएंगी? क्या ये मुमकिन होगा? और फिर ये अहम सवाल है कि क्या ये इंडस्ट्री इस मौके पर कोरोना से लड़ती हुई पाकिस्तान की जो मईशत है क्या इसको संभाला दे सकती है या नहीं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगा और इस इशू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट जो मराठी पैकेज का ऐलान किया गया कंस्ट्रक्शन और तामीरात के लिए, कि क्या वो इंडस्ट्री जो है वो उसको चला सकेगा और फिर क्या ये इंडस्ट्री कोरोना से लड़ती हमारी मईशत को संभाला दे सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मोहसिन शेखानी साहब मुझे ज्वाइन करें जो कि चेयरमैन है ऑफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपके वक्त का। मुदस्सिर खालिद साहब टैक्स के मामलात का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं और खास तौर पर रियल एस्टेट के जो मामलात हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी नजर है, मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज राना मेरे कॉलीग भी हैं और इकोनॉमी पर जो है वो रिपोर्ट करते रहते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स जो कि इस वक्त हैं इकोनॉमी के हवाले से। शहबाज आपका बहुत शुक्रिया। और अकील करीम डेडी साहब पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन है, वो भी हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करेंगे। मैं डिस्कशन का आगाज मोहसिन शेखानी साहब आपसे करना चाहता हूँ। अब ये बहुत बड़ा पैकेज इसको कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो दे दिया गया। क्या इंडस्ट्री को फिर से ये रिवाइव कर सकेगा आज जबकि इसके खदोखाल जरा वाजे हुए हैं, थोड़ा हमारे पास एक क्लियर शेप आ गई है कि ये पैकेज असल में है क्या? बेसिकली इस वक्त हमारे पास यही एक ऑप्शन था कि हम अपनी लोकल इकोनॉमी को किस तरीके से चलाते हैं। हमारे पास ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको मदर इंडस्ट्री कहा जाता है और इसके साथ अलाइड 72 इंडस्ट्रीज होती है। जब ये चलती है तो आपके सारी एक्टिविटीज साथ साथ चलती है और इसकी एक्टिविटीज से सारी मूवमेंट होती है। मैं समझता हूँ इकोनॉमी में भी रोल आपका अदा करती है। और ये जो पैकेज है ये बेसिकली आपको सभी तरीके से, मतलब एक आम आदमी को घर लेने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है, एक आपको एलाइड इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहा है, लो कास्ट हाउसिंग के हवाले से जो घर ही नहीं था, जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग था जिसको हम 50,000 घरों की स्कीम कहते हैं, उसको भी सपोर्ट कर रहा है इंटरेस्ट रेट पे। तो ओवरऑल हर आदमी इससे मुस्तफीद हो रहा है और हर आदमी ऐसा होगा कि एक्टिव रोल अदा करेगा। मोहसिन साहब, टाइमिंग आपको लगता है कि टाइमिंग ठीक है? क्योंकि टाइमिंग के हवाले से बहुत सवालात उठाए जा रहे थे कि क्या ये वक्त है इस तरह के पैकेज देने का, जो है वो इस इंडस्ट्री को इस तरह की रायतें देने का? मैं समझता हूँ बहुत परफेक्ट टाइम है जब आपके पास कोई और चीज वास्ता नहीं, मतलब अभी कोरोना के अलावा पूरी दुनिया में कोई और टॉपिक ही नहीं है इस वक्त। अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें, हम वो लोग तो है नहीं वो कंट्री के 2.2 ट्रिलियन लगा दे या 1 ट्रिलियन लगा दे, हमारे तो अपने फंड्स और अपने वसाइल है। हमें रोजगार भी देना है और इकोनॉमी को भी चलाना है। इमीडिएटली रोजगार के लिए आपके पास यही इंडस्ट्री है, इसके साथ जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो 74 एलाइड इंडस्ट्री चलेगी और बाकी आपको इमीडिएटली एक दिहाड़ीदार को भी रोजगार हम दे सकेंगे। तो इमीडिएटली अगर कोई एक्टिव करने के लिए किसी भी मुल्क में कोई क्राइसिस होता है तो इसी इंडस्ट्री को आप फैसिलिटेट करते हैं, इसी इंडस्ट्री को मूव करने के लिए फाइनेंस देते हैं। ठीक। अच्छा मुदस्सिर साहब, कुछ चीजें अब वाजे हुई हैं। आज जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया है उसमें फिक्स टैक्स के हवाले से, क्योंकि ये बात पहले भी चल रही थी कि फिक्स टैक्स क्या होगा, इसकी तफसील क्या होगी, आज कुछ चीजें आपको लगता है कि वाजे हो गई हैं इस हवाले से?
जी बिल्कुल। जो ये पैकेज दिया गया है इसके अंदर नॉर्मल रजीम से हटके अब फिक्स टैक्स के ऊपर कहा गया है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो टैक्स पे करेगी। असल में इमरान साहब इशू ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसकी असेसमेंट्स के बहुत इश्यूज थे और नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन थी और काफ़ी मुश्किलात थी टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस एरिया को देखने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया है कि उनको फिक्स टैक्स रजीम के ऊपर वो लेके आए हैं कि आपके स्क्वायर फुट का जो कवर्ड एरिया है, जो सेलेबल एरिया है, उसके ऊपर आप अपना टैक्स पे कीजिए। और सेकेंडली जो आपका जो लैंड डेवलपमेंट है वो टोटल लैंड के ऊपर आप एक फिक्स रेट के ऊपर टैक्स दे दीजिए, ये आपकी असेसमेंट है। तो इतना इजी सिस्टम जो असेसमेंट का है वो इससे ज़्यादा इजी दिया नहीं जा सकता। अब ऐसे माहौल के अंदर जब इकोनॉमी को कोरोना के भी चैलेंजेस का सामना है, तो ऐसे माहौल के अंदर कंस्ट्रक्शन को दोबारा उठाने के लिए ये पैकेज जो आज इनकम टैक्स की सूरत में आया है, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आज सामने आई है, वरना गवर्नमेंट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी काम कर रही है और जो मल्टीपल टैक्सेस और मल्टीपल चीज़ें वो आ रही हैं। तो ये जो आज एक हिस्सा उसका आया है, इसके अंदर भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मसाइल दरपेश थे वो मसाइल उनके हल कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं तो उससे आपको आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला बिल्डर्स और डेवलपर्स का ये था कि आपकी मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं इसका मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। तो उनके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स की रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपने इनसे टैक्स विदहोल्ड करना है, वो टैक्स कटवाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। किसी से आपने बजरी ली, किसी से आपने सैंड ली, किसी से आपने दूसरी चीजें ली, तो वो टैक्स जो है वो बिल्डर को अपने खाते से पे करना पड़ता था। गो के वो विदहोल्डिंग टैक्स था, वो उससे डिडक्ट होना चाहिए। तो इसलिए जो विदहोल्डिंग टैक्सेस की एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी जो बियर करनी पड़ती थी बिल्डर को। फिर प्रैक्टिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे जिनको कम करके असेसमेंट के साथ उनको जोड़ दिया गया और सारा कुछ डिक्लेरेटरी नेचर का, सेल्फ असेसमेंट नेचर का प्रोवाइड कर दिया गया कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जब आए इस रिजीम के अंदर तो वो आके खुद बताएं कि कितने % उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखा है। उनको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फॉर्म फिल करते वक्त ये बताएंगे कि हमने इतने % कंप्लीशन की हुई है। जितने % कंप्लीशन उन्होंने की हुई है ये फिक्स टैक्स मजीद कम होके बाकी जो अमाउंट उनकी इनकम्प्लीट है उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन पैकेज फिक्स टैक्स की रिजीम के अंदर वो दिया नहीं जा सकता। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त अकील करीम डैडी साहब जो है वो मौजूद है, मौरूफ बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेयरमैन AKD ग्रुप हैं। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब। ये जो कहा जा रहा था इस पैकेज के हवाले से, जब वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया था कि जो कुछ मांगा वो दे दिया गया है, और आज इसके जब ये चीजें हमारे सामने आई हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ है, तो आपको भी लगता है कि जो कुछ मांगा था, जो बिजनेसमैनों ने, इन्वेस्टर्स ने, जो बिल्डर्स ने, वो सब कुछ जो है वो दे दिया गया है? जी बिल्कुल ठीक है कि जो आबाद की रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट के थ्रू अप्रूव किया है और उसके ऊपर उन्होंने अपने जो लोग हैं उनके थ्रू रेगुलर बेसिस पे वो कांटेक्ट में थे और माशाल्लाह जो इस वक्त हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होगा, क्योंकि 4 साल से हाउसिंग इंडस्ट्री काफी मुश्किलात का शिकार थी और उस मुश्किलात से निकालने में हाउसिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और करंट जो कोरोना की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हफीज शेख, असद उमर और गवर्नर स्टेट बैंक, इन्होंने लास्ट 15 से 20 दिन में जिस तरीके से पैकेज दिए हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो लोन की पेमेंट हो, चाहे वो रीशेड्यूलिंग की पेमेंट हो, चाहे वो हाउसिंग इंडस्ट्री हो,
चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो चाहे बाकी इंडस्ट्री। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने अपना हक अदा कर दिया है और वो स्टेप्स लिए हैं जिसके आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। और जो इंटरेस्ट रेट नीचे किए हैं, गवर्नमेंट को खुद को भी उसका बेनिफिट होगा और आम आवाम को भी फायदा होगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि पीआईबी के रेट फर्दर नीचे आए हैं, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं, पाकिस्तान बिल्कुल रिवाइवल की तरफ जा रहा है। हमारी मुल्क में ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं और ये सारे स्टेप्स इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बूस्टर साबित होंगे और हर आने वाला दिन इंडस्ट्री के लिए बेहतर दिन होगा। और ये मैं समझता हूँ ग्रोथ भी पाकिस्तान में आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और ये जो बेरोजगारी हुई है, ये भी बेरोजगारी को भी खत्म होते हुए देखेंगे। तो एग्रीकल्चर को आप ले लो, सर्विस इंडस्ट्री को ले लो, हाउसिंग को ले लो। ये हाउसिंग इंडस्ट्री एक्चुअल बहुत सारी इंडस्ट्री को टेकल करके चलती है और कम से कम 50 से 75 इंडस्ट्रियां उसके साथ चलती हैं। तो आप ये सोच ले कि कितना बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान में। सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं एक्सपेंशन पाकिस्तान में हुआ है सीमेंट सेक्टर और स्टील इंडस्ट्री में। और ये दोनों इंडस्ट्री ऐसे दिख रहा था जवाल की तरफ जा रही। तो सबसे पहले आपको इन दो इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जैसे इंटरनेशनल स्टील है, पाकिस्तान स्टील है, और इस तरह के और भी जो मुगल है, अमरेली है, इनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अपना पूरा हक अदा कर रही है। गवर्नमेंट पूरी तरह से किसी बिजनेस कम्युनिटी के साथ अटैच हुई है। जो जो इनकी मुश्किलात है उसमें गवर्नमेंट साथ खड़ी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को फर्दर कोई ऐसी चीज चाहिए। गवर्नमेंट ने अपना हक अदा कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपना हक अदा करे। और जो सबसे बड़ी बात है हाउसिंग के हवाले से कि छोटा आदमी पाकिस्तान में पहले घर नहीं खरीद सकता था, अब छोटे आदमी को जो बेनिफिट मिला है वो इतना बड़ा है कि जो आदमी 10,000 और 15,000 रुपए के किराए के मकान में रहता है, अब वो मकान का मालिक बन सकता है। 25 साल या 20 साल की ये हो सकता है। क्योंकि लेकिन इसमें एक और चीज जिसका जिक्र किया जा रहा था वो ये कहा था कि जो आम आदमी है, जब लो इनकम घरों की वो बात होती है, सवाल उससे जुड़ा है, वो कहा जाता है कि लो इनकम वाला तो एक तो प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा है, वो लो इनकम वाला प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। फिर दूसरा जो इससे आम फैक्टर जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये कि लोग हमारे बैंकों के पास नहीं जाते। जो कर्जा है वो जब आप उसके पास अपना पैसा होता है किसी के पास, तो तभी जो है वो घर बनाना शुरू करता है। तो ये जो पैकेज है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो लो कॉस्ट इनकम हाउसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो बनेंगे, मगर उनको खरीदने वाला भी कोई ना कोई होगा? प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो स्मॉल जो आप कह रहे थे छोटा आदमी, उनके लिए अगर 80 गज या 120 गज का प्लॉट होता है तो वो जो ट्रांसफर होता है उसमें 90% गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है। सिर्फ आपको ट्रांसफर पे भी 10% देना है। इसके बाद जब आप घर बनाओगे तब भी आपको 10% देना है, 90% आपको छोड़ देंगे। ठीक है, अब सिर्फ फर्स्ट कर लो 200 रुपए टैक्स लग गया पर स्क्वायर फीट, तो आपको 20 रुपए देने, आपका ये बेनिफिट हो गया। अब सेकंड बेनिफिट क्या है, डेवलपर को क्या बेनिफिट है? ये जो हमारे यहाँ डेवलपर जब आते हैं ना और ये जब लो हाउसिंग में जाएंगे, तो लो हाउसिंग में आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट उन लोगों को प्रमोट कर रही है जो 200 एकड़ पे कोई सोसाइटी लाए। और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ 200 एकड़ पे अगर कोई सोसाइटी लाता है और 850 स्क्वायर फीट का मकान होता है, तो ये आपको इंटरेस्ट मिला के 26 लाख या 28 लाख रुपए का पड़ेगा, सारी यूटिलिटीज वगैरह डाल के। हम समझते हैं, और गवर्नमेंट आपसे 10% पैसे लेगी या डेवलपर आपसे 10% देगा और गवर्नमेंट 90% मॉर्गेजेस प्रोवाइड करेगी। और ये मॉर्गेजेस का जो रेट है वो 6% रेट है। ये 6% जो मॉर्गेजेस गवर्नमेंट देगी, इसी की वजह से 20 साल के इंटरेस्ट में वो वायबल होगा। अगर ये इंटरेस्ट रेट 12% या 10% होता
तो मैं समझता हूं कि उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट जरा, मुझे शहबाज राणा साहब की तरफ जाना है। मैं शहबाज राणा साहब, ये गुफ्तगू कुछ आपने भी सुन ली, ये आपको लगता है जो एक तो जो लो इनकम हाउसेस के हवाले से बात की जा रही है, ये इकोनॉमी के हवाले से ये एक स्टिमुलस है, इकोनॉमी को जो है वो चला सकेगा? और दूसरा इसमें ये क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जारी बात है, इंडस्ट्री है, 18th अमेंडमेंट है, कुछ चीजें सूबों के पास है, कुछ चीजें विफाक के पास है, कोऑर्डिनेशन के हालात हमने आमतौर पर अच्छे नहीं देखे। अभी ऑर्डिनेंस तो आ गया है, आपको लगता है कि ये चीजें इस सेक्टर के लिए जो है वो स्मूथली जो है वो आगे चलेंगी? जी रहमान साहब शुक्रिया। पहली बात यह कि इस पैकेज का कोरोना की जो सूरत हाल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हुकूमत के ऊपर जो दबाव था ये पैकेज देने के लिए कोई 5-6 माह से चल रहा था। कोरोना की वजह से हुआ ये कि पहले IMF नहीं मान रहा था और कोरोना की सूरत हाल की वजह से IMF को मजबूरन इस बात के ऊपर हामी भरनी पड़ी। इसके ऊपर IMF को इतराज़ात 2 बुनियादी किस्म के थे। पहला इतराज़ इसके ऊपर यह था कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी जरिया आमदनी क्या है, उसके ऊपर किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर है और हमारे दूसरे भी मसाइल है, क्योंकि जरिया आमदन का कारोबार को तरक्की देने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको बताना होता है कि आपकी आमदन का सोर्स क्या है। दूसरा IMF का इतराज इसके ऊपर यह था कि आप जो फिक्स इनकम टैक्स ले रहे हैं, जो मसावी टैक्स के जो कानून है या उसके असूल हैं, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। क्योंकि जो टैक्स होता है, जितना कोई इसकी आमदनी होती है उस हवाले से वो टैक्स वो भरता है। पाकिस्तान में हर शोबा ही टैक्स जो है वो या अवॉइड करता है या टैक्स चोरी करता है। इसी हवाले से आपको याद है कि PMLN की हुकूमत ने 4 टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी और PTI की हुकूमत की ये दूसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। तो ये जो बात है कि ये पैकेज पहली दफा है, ये पैकेज पहली दफा नहीं आया। इसी तरह का एक पैकेज मोहसिन साहब बैठे हैं, इनको याद होगा, गालबन 2014 में इसी तरह के फिक्स रेट्स के ऊपर इसहाक डार साहब ने भी दिया था। ये मुझे बता दें कि उसे कितना फायदा हुआ। होता क्या है, होता यह है कि कुछ मखसूस सेक्टर्स, मखसूस लोग, चंद सैकड़ों जो लोग होते हैं वो इससे बेनिफिट लेते हैं। इसका जो रियल टर्म्स में इकोनॉमी के ऊपर बेनिफिट होता है वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? जब आप किसी से जरिया आमदन नहीं पूछते, वो तो उसको जाती फायदा हो गया। आपने जब किसी सेक्टर को बूस्ट देना है, उसका तरीकेकार ये होता है कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हो, जितना कमाता है उस लिहाज से उसे टैक्स लेते हो, टैक्स रेट्स में कमी करते हो, उसको दूसरी फैसिलिटीज देते हो। ये चीजें पाकिस्तान में हमेशा बदकिस्मती से बार बार हो रही हैं कि हम सबक नहीं सीखते गलतियों से, दबाव में आकर फैसले करते हैं और मखसूस लोगों के लिए फैसले करते हैं। दूसरा का जो पॉइंट था कि तमाम जो सूबे हैं और जो वफाक के ऊपर है, आपका जो रेट्स इसमें जो बिल्कुल उसमें जो आप रेट्स अगर देख लें, जो रेट्स में कमी आई है कैपिटल वैल्यू टैक्स की, वो पंजाब और KPK फॉलो कर रहा है और वफाक की हुकूमत ने ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो लेवल है उस हद तक उन्होंने कम कर दिया है। बाकी लोग इसके ऊपर उस तरह मुत्तफिक नहीं है। तो मेरा इसमें जो जाती इस पे मेरी सबमिशन है वो ये है कि आपको चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आपको मुस्तकबिल का जो आगे का जो निज़ाम है उसको देखने की जरूरत है। अगर ये पैकेज देना इतना ही जरूरी था, इतनी ही मुल्क में तरक्की आनी थी, तो जब ये यही इसी तरह के जो फिक्स रेट्स थे, गालबन वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7D या E था जो बिल्डर और डेवलपर को इसी तरह के फिक्स रेट देता था। कितना टैक्स आया, कितने पाकिस्तान में नए मंसूबे बने, जरा उसका हिसाब दे दें, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। चलें इस पे जरा मुझे एक ब्रेक के बाद जरा मैं मोहसिन साहब से और मुदस्सिर साहब से बात करता हूं और अकील करीम डेडी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ले रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही है सदाती ऑर्डिनेंस के हवाले से, बड़ी रायतों का ऐलान किया गया है, क्या उनका कोई फायदा होगा या नहीं होगा? मैं मोहसिन शगानी साहब और मुदस्सिर की तरफ जाने से पहले, क्योंकि शहबाज ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए थे कि क्या वाकई जो है वो कोई फायदा होता भी है इकोनॉमी को, और फिर ये कि प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके शुरू करने के हवाले से जो बात हो रही थी। बट मुझे अकील करीम डेडी साहब से एक और चीज जो पूछनी है वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से। इंटरेस्ट रेट जो है वो आज तीसरी मरतबा जो है वो कल कम किया गया है। अकील करीम डेडी साहब, ये इंटरेस्ट रेट जिस तरह से कम हुआ है, आपके ख्याल में इसका फायदा होगा, खास तौर पर जब हम कोरोना के हवाले से और अपनी मैशत के हवाले से बात करते हैं और इसका मुवाजना हम बाकी मुल्कों में जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो कमियां हुई है उसके साथ करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो स्टेट बैंक ने जो डिसीजन लिए बहुत ही परफेक्ट डिसीजन है। 4.25% आपका डिस्काउंट रेट कम हुआ है और साथ में आप ये देखें कि आपके PIB जो गिरा है ना वो 6% गिरा है।
तो ये 6% पीआईबी का गिरना, वो हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट से भी सस्ता अब आपको पैसा मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट से नीचे रेट पे आपको, पहले ये होता था काइबो प्लस होता था, अब मुझे नहीं लगता काइबो रेट पे भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हाउसिंग पॉलिसी पे 6% पे जो दे रही है। दूसरा, आप ये देखें कि आपका बेनिफिट क्या है इतना इंटरेस्ट रेट गिरने से। सबसे पहले तो आप ऊपर जाए कि गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने कहा था कि जिस दिन भी इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे हम अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। तो स्टेट बैंक ने अपना वो वादा पूरा कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों इन्फ्लेशन के नंबर काफी नीचे आए थे। और आप ये देखें कि बगैर मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेट बैंक ने ये डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन लेने की वजह ये थी कि ये बेनिफिट लोगों को पास ऑन हो जाए। और उन्होंने टाइमली डिसीजन लिया कि कोरोना की वजह से आपका लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री सफर कर रही है, और इनको ये बेनिफिट स्टेट बैंक ने दिया है। ये एक चीज नहीं दी है, इसके पहले इन्होंने लोन रीशेड्यूल किए, इसके पहले इन्होंने जो कहा है कि तनख्वाहें देने के लिए 4% डिस्काउंट पे पैसे मिलेंगे आपको, 4% इंटरेस्ट रेट। तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन नहीं दिया। हाउसिंग पैकेज आपने देखा आज आ गया, इसके पहले इन्होंने एक्सपोर्टर के रिफंड दिए, इसके बाद उन्होंने टैक्स रिफंड की बात की है। तो आप ये देखें, फिर एहसास प्रोग्राम में आम आदमी जो बेचारा सफर कर रहा था, 1 करोड़ 20 लाख आदमियों को उन्होंने 12,000 रुपए के हिसाब से पैसे दिए, उसकी भी जितनी हम तारीफ करें कम है। तो आप ये देखें कि बिजनेस कम्युनिटी परेशान हुई, गवर्नमेंट ने एक्टिवली उनके साथ काम किया, जिस जगह पे जो उन्होंने जरूरत महसूस की वो देते गए, और कुछ जगहों पे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे बढ़ के काम किया है। मैं कहता हूं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील करीम डेडी साहब। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया वकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट मोहसिन साहब, ये जो सवाल उठाया, जब एक तो शहबाज राणा ने जो सवाल उठाए वो आपने सुन लिए होंगे, मगर इसमें एक और चीज ऐड कर लें, और ये जो अप्रूवल्स वाला मामला है और एनओसीज वाला इशू है, अब ये भी कहीं ना कहीं पर जो है वो आप लोगों को इसको भी जो है वो देखना है। जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से जुड़े अफराद हैं, फीसेज होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, चीजें जो है वो फंस जाती हैं। आपको लगता है कि जो बात हो रही है एक विंडो की कि 2020 में शुरू करना है, 2022 में जो है वो खत्म करना है, ये विंडो काफी है इन तमाम चीजों के लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए? सबसे पहले तो मैं शहबाज साहब वाली बात बताऊं, जो वो कह रहे हैं कि टैक्स का क्या कलेक्शन था और क्या नहीं था। पिछली दफा भी जब ये टैक्स की पॉलिसीज आई थी इसाक डार के जमाने में, तो 8 महीने सिर्फ टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन या चीजों को लग गए थे, और 3 महीने बैन लगा हुआ था कुछ सुप्रीम कोर्ट का, कुछ चीजों का, तो एक्टिवेशन नहीं हुई थी। बेसिकली हमारा तो यही कहना है कि हम टैक्स देना चाहते हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन कर लें, जब फिक्स टैक्स देंगे तो वो टैक्स उससे ज्यादा कलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंटेड होगी। लोग सब अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पूरे होंगे। आपको पता चलेगा कि आपके पास हाउसिंग प्रोवाइड जो फैसिलिटीज। अच्छा, मेरा ख्याल है मोहसिन साहब का जरा कुछ सोर्स का मसला है, मैं उनकी तरफ जरा वापस जाऊंगा। बट मुदस्सिर साहब, ये जो एमनेस्टी के हवाले से ये जो बात की जा रही थी कि सोर्स ऑफ इनकम, और शहबाज ने कहा कि पहले ये करने नहीं दिया जा रहा था, मगर उसके बाद जो है वो IMF भी जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो मान गया कोरोना के बाद की जो सूरत हाल हुई। आपको लगता है कि इज इट अ वाइज डिसीजन? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मेन चीज इस सारे मामले के अंदर वो यही है कि इस पैसे पर जो है वो एमनेस्टी दी गई है, और फिर जो एमनेस्टी है, क्या फिर उसका हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वहां पर कोई फायदा होना है या नहीं होना है? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है, शहबाज साहब ने जो पॉइंट उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई गलत वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम जिस इकॉनमी में हैं, हम जो हमारे हालात हैं, हमें वो भी देखना चाहिए कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर किस तरीके से कामयाबी लेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये था, ख़ास तौर पे बिल्डर और डेवलपर का, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के ऊपर इसकी टैक्सेशन होती थी। यानी 1 साल के अंदर मैंने जितना कंप्लीट कर लिया है उसके हिसाब से मैंने टैक्सेशन देनी है। आप यकीन कीजिए, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे मेन शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर ये हालात हैं कि चंद बिल्कुल गिने चुने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के ऊपर असेस हो रहे थे। बाकी ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके यहाँ ये असेसमेंट भी जो है वो फॉलो नहीं हो रही थी।
अब इसमें दो इश्यूज थे। एक तो मशीनरी का इशू था कि जो असेसमेंट करती है और जो जाके जो लोगों को इसके अंदर लाती है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर टैक्स करती है। और एक तरीका हमारे पास ये है कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का रूल रखें, लॉ रखें और उसको फॉलो करते रहें, बेशक टैक्स आए ना आए। दूसरा तरीका ये है कि हम असेसमेंट इजी करें, हमें पता चले कि ये बिल्डिंग बनी है या ये अथॉरिटी बनी है, हम उसका टोटल एरिया लें और उसके ऊपर उसको टैक्स कर दें और टैक्स कलेक्ट करें। अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि 7C और 7D के जो 2 सेक्शन ऐड किए गए थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 2016 के अंदर, वो कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन उसकी मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये थी कि उसके जो रूल्स बनाए उस दौर के अंदर FBR ने, उसने 1 साल के अंदर कहा कि ये जितना टैक्स फिक्स टैक्स बनता है ये 1 साल में हमें दे दें। अब एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 5 साल लगने हैं या 6 साल लगने हैं, तो उन्होंने कहा पहले साल में जितना टैक्स इस फिक्स टैक्स रिजीम के तहत बनता है वो पहले साल में दे दें और उसका भी 5% पे करके हमारे पास अप्रूवल लेने आए कि ये स्कीम आप पे ऑप्ट करती है या नहीं करती। एक मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि उन रूल्स के अंदर इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स लगा दी गई FBR की तरफ से कि जिसकी वजह से जो बिल्डर और डेवलपर थे उनके लिए ये सूटेबल ही ना रहा कि वो पहले कौन सा काम करके अप्रूवल लेके इनके पास जाएं और फिर वो अगला काम करेंगे, और कमिश्नर को पावर दे दी कि वो अप्रूवल्स देगा इसकी, जिसकी वजह से ये स्कीम जो है वो 1 साल बाद ही इसको खत्म कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस दफा जो गवर्नमेंट ने किया है, इसने बड़ा डीप डाउन उतर के काम किया है और ये फिक्स टैक्स रिजीम सिंपली फिक्स टैक्स रिजीम के तौर पर नहीं आई, इसकी सारी जो साइड्स हैं उसको कवर किया गया है। ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के हालात में IMF के साथ ये सेल थ्रू इजीली कर गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस एनवायरनमेंट से पहले भी जो IMF को पिचिंग की जा रही थी वो यही थी कि इस एरिया के अंदर हमें जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है हम उससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की हमारे अंदर कैपेसिटी है। हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हुए हैं जो आज तक टैक्स नहीं हुए, और उनको टैक्स करने का तरीका यही है कि हम फिक्स टैक्स के आए, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन है उसका रास्ता सही नहीं है। हमें उसकी इनकम असेस करने में काफी मसाइल आते हैं, उसने कितनी कॉस्ट कवर की है हमें ये नहीं पता। मोहसिन साहब की भी जरा बात जरा सुन ले, मेरा ख्याल है मोहसिन साहब आप भी ये कंपैरिजन कर रहे थे, साथ हैं मोहसिन साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है जरा मोहसिन साहब से फिर से रब्ता करें। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हैं वेरी ब्रीफली करें, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, मैंने एक ब्रेक लेनी है। वेरी ब्रीफली जी वेरी ब्रीफली FATF की बात भी शहबाज साहब ने की, वो भी बिल्कुल राइटली मेंशन की है, लेकिन उसमें एक इशू था, वो ये था कि ये FATF ने ये कहा था कि आप डेजिग्नेटेड पर्सन्स की लिस्ट के अंदर रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको डालें। अब एक प्रॉपर्टी डीलर के आपको पता है पाकिस्तान में हालात क्या हैं कि वो ये नहीं जान सकता कि आपका पैसा वाइट है और आप वाइट पैसे से मेरे पास आए और मैं डॉक्यूमेंटेशन करूं और फिर उस सारे को सिलसिला करूं। FATF को ये गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से सेल किया कि ये अगर हो सकती हैं तो ये हाउसिंग अथॉरिटीज हो सकती हैं जो ये काम करें, जो बैंक्स भी करते हैं नो योर कस्टमर बेसिस के ऊपर और एंटी लॉन्ड्रिंग की जो चीज है। तो अब वो होगा, लेकिन वो लेटर ऑन होगा और वो उसके लिए अभी हाउसिंग अथॉरिटीज को भी थोड़ा स्पीड टू कराना पड़ेगा, उनकी बूट स्ट्रैपिंग कराएंगे तो वो इंशाल्लाह वो भी ये काम करेंगे। ठीक, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोहसिन शिगानी साहब, आप जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए, वेरी ब्रीफली, टाइम कम है, जरा बहस को भी समेटना है। जो सवाल था वो यही था कि पहले के साथ इसका मुवाजना क्या किया जा सकता है, कि पहले जो है वो इन स्कीमों के साथ क्या हुआ, ऐसी रायतों के साथ क्या हुआ, जहां पर हमने देखा लोग सिर्फ जमीनें खरीद के रख लेते हैं, फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से नहीं आती। अब जो है वो क्या चीजें मुख्तलिफ है या तवक्को की जा सकती है कि इस मरतबा डिफरेंट होंगी? मैं समझता हूँ कि प्लानिंग के अगर हम लॉन्ग टर्म करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर हम ये 22 करोड़ आवाम को अगर रिहाइश देनी है और उसका प्लान स्कीम करनी है तो हमें बिल्कुल ये चीजों को सोचना पड़ेगा। मास्टर प्लान जहाँ नहीं है उनको मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। मुल्क को 50 साल के लिए डिजाइन करने की जरूरत है। हम हर 3 साल 2 साल बाद सब चीजें चेंज कर देते हैं। जब तक लॉन्ग पॉलिसीज नहीं होगी, लॉन्ग टर्म चीजें नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट रहते हैं।
अगर हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेगी इस मुल्क के लिए, इसलिए कि 50 साल के हिसाब से पॉपुलेशन क्या होगी, 10 साल में क्या होगी, 20 साल में क्या होगी, 30 साल में क्या होगी, इसी हिसाब से दुनिया डिजाइन करती है। हमारे यहाँ कच्ची आबादी और ये चीजें इसीलिए बन रही है कि हम डिजाइन नहीं करते, हम सप्लाई नहीं दे रहे। हमें पूरे डिजाइन को लेके चलना पड़ेगा, तो ये बेहतर होगा। जो भी पॉलिसीज है हमें सबको मिलके मतलब साथ लेके चलना है। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको भी लेके चलेंगे साथ, और कोशिश करेंगे कि अप्रूवल्स भी अपने टाइम पे हो, करप्शन भी चीजें दुनिया से खत्म हो, और एक हाउसिंग का जो एक सिस्टम है पूरी दुनिया में उसको लेके चले। ठीक है शहबाज, योर वेरी ब्रीफ कमेंट, एक तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी, और फिर वही बात कि क्या इस मरतबा जो इसका जो इस्तेमाल है, क्योंकि शहरों के मास्टर प्लान भी होते हैं और हम इस शोबे में देखते हैं कि हमेशा जब एनओसीज की बात आती है तो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो करप्शन का भी जोर जो है वो रहता है। आपको लगता है इस मरतबा चीजें डिफरेंट होंगी? और इंटरेस्ट रेट के हवाले से मुझे बताइए, क्या अब जो ये एक मरतबा फिर कमी हुई है, रिएक्शन क्या है, क्या काफी समझा जा रहा है इसको? रहमान साहब, पहले तो ये जो स्कीम है इस पे एक खुशखबरी है मुदस्सर साहब के लिए भी और मोहसिन साहब के लिए भी। ये जो स्कीम है एफबीआर ने बड़ी इसको बोझल दिल से कबूल किया है, तो ये बिल्कुल बेफिक्र है। जो 2015-16 में, तो 2015-16 में होगा वैसा ही होगा, ये ऊपर से नाजल हुई है, ये एफबीआर ने इसको आज तक ओन नहीं किया। तो ये इनको मैं अंदर की बात बता देता हूँ, यहाँ से इसको आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या होगा, अगर क्या काम होता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट वाली जो बात है वो बहुत अच्छी चीज हुई है, लेट हुई है। अभी तक जो एक मेजर डिमांड थी कि इसको 9% तक इसको शरह सूद को ले आया जाए, तो वो पूरी होगी। और जो सबसे बड़ा फायदा जो है, जैसे एकेडी साहब फरमा रहे थे कि उसका जो फायदा होगा वो गवर्नमेंट को होगा, जिसकी सालाना जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें 600 से 800 अरब रुपए की बचत होगी। और फर्दर भी अब लग ये रहा कि जो आपकी महंगाई थोड़ी सी और नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, हर चीज बंद तकरीबन पड़ी हुई है। तो अगर ये और थोड़ी सी महंगाई कम होती है तो लगता यह है कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको 7 या 8% तक भी इसको ले आए अगले महीने में। असल में इसमें जो एक और भी इसमें चीज एक रहमान साहब देखने वाली है, वो ये चीज है कि क्या इसको सस्टेन कर सकता है। अगर इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद जो है इसको बहुत ज्यादा कम कर देता है तो इसका एक्सचेंज रेट के ऊपर भी एक प्रेशर आ सकता है। तो जो एक्सचेंज रेट वाला जो प्रेशर है वो अभी तक आपने देखा है। आज एक अच्छी चीज हुई है कि जो रुपया है उसकी कदर में तकरीबन 3 से 4 रुपए उसमें बेहतरी आई है डॉलर के मुकाबले में। अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है, एक बैलेंस एक्सचेंज रेट रहता है और बैलेंस इंटरेस्ट रेट रहता है, तो ये चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन इसमें बैलेंसिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहां पे जाके करेगा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है शहबाज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन शगानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।